जी, बिल्कुल भी नहीं था। कोई ये सोच के नहीं आगे नहीं बढ़ता है। मैंने भी भरोसा किया है प्यार में, तो मुझे नहीं पता था कि लड़का ऐसा निकल के आएगी और मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है तो मुझे मर मर जाना चाहिए। मैंने बहुत बार कोशिश भी किया मैं एक सुसाइड कर लूँ, क्योंकि कहीं न कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा है उनका पति का, लेकिन मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है। पूरा दुनिया कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले लड़ रही हूँ कहीं न कहीं मैं, लेकिन मुझे ये भी डर है कि हाँ, मैं मर भी सकती हूँ कहीं न कहीं। मैं हर एक इंसान को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेले हूँ। मैं पूरे जनता को बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ अपने खिलाफ आवाज़ उठाइए। कहीं न कहीं आप लोग सच्चाई के साथ लड़ेंगे ना, कहीं न कहीं आपको जीत मिलेगी। बता दूँ इस वक़्त मैं रसड़ा नाथ नगरी पे हूँ और एक मैटर है कहीं न कहीं लव अफेयर का। तो जो आप देख रहे हैं बगल में मेरी जो खड़ी हैं, कहीं न कहीं इनके साथ न्याय के लिए भटक रही हैं और इनको लव के चक्कर में कहीं न कहीं फँसाया गया है। और इन्हीं की ज़ुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनके साथ हुआ और कहाँ की ये रहने वाली हैं और कैसे इनको फँसाया गया और किस तरह प्यार जाल में फँस गई और कैसे इनको न्याय के लिए गुहार लगा रही है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम बारबी खान है। मैं एक असम से हूँ, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। 2022 को मैं 25 अक्टूबर को मैं रसरा ज़िला में आई थी। फिर उसके बाद मैं भारत पकवाइना का एक भारत बैंड पार्टी, वहीं पे मैं डांसर के रूप में डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। फिर उसके बाद 2022 को 7 नवंबर को मैं कमतेला में डांस कर रही थी। वहाँ पे एक लड़का जो उसका नाम है निखिल यादव, वो रसरा का है, प्रधानपुर का। उसके पिताजी का नाम है हंसनाथ यादव। तो वो लड़का मुझे देख के वहाँ पे रुक गया और वो मुझे नंबर मांग रही थी। फिर ये उसके कब की बात है? कब संपर्क में वो लड़का आपके आया? 7 नवंबर 2022 को। 2022 में। जी, तो लड़का मुझे नंबर माँगने लगा तो मैंने नंबर उसको देने के लिए मना किया था, तो उन्होंने बहुत फ़ोर्स किया, तो उसके बाद मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया। फिर उन्होंने मैसेज किया कि आपसे दोस्ती बनाएँगे और आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपसे बात करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, नो नो इश्यू कि हम दोस्ती बनेंगे। तो बात करने के लिए हम शुरू किया, बात किया, दोस्ती बन गई। फिर उसके बाद मैं 2022 को 26 तारीख को एक डीजे प्रोग्राम पे मैं प्रोग्राम कर रही थी। तो वहाँ पे लड़का आया है 9 बजे करीबन और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ है 11:30-12 बजे तक। तो वहाँ पे उस समय ठंडी का मौसम थी। तो वो लड़का आके बोले कि आज मैं आपको रूम पे छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला कि नहीं, जो लाते हैं उन्हीं लोगों का एक फ़ॉर्मेलिटी होती है, वही लोग छोड़ देंगे। तो बोले नहीं, मैं आपको छोड़ने के लिए आई हूँ और मैं कहीं न कहीं मैं आपको छोड़ दूँगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं भैया को पूछना पड़ेगा। तो मैंने भैया को पूछा तो भैया ने बोला कि आप जा सकते हैं क्या, सही सलामत आप पहुँच जाएँगे? तो मैंने बोला जी, मैं पहुँच जाऊँगी। तो वो मुझे रूम पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बहुत ठंडी का मौसम चल रहा है, मुझे बहुत ठंडी भी लग रहा है, थोड़ा-सा चाय पिला दीजिए। तो मैंने चाय बनाया तो उन्होंने बोला कि नमकीन है तो नमकीन निकाल लीजिए, तो नमकीन निकाला। फिर हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। पता नहीं अचानक मुझे चक्कर आने लगा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, दुनिया घूम रही है। तो उन्होंने बोला शायद आप थक चाय गए। पीने कितने देर बाद? हम चाय पी रहे लगभग चाय पीना ख़त्म ही होने वाला है, तब जाके मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने उनको बोला है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप थक गए होंगे ज़्यादा, तो आप एक काम करिए, आराम करिए। तो उन्होंने अपने हाथ से मुझे बेड पे लिटा दिया। तो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि उन्होंने मुझे मेरे साथ अप्राकृतिक, और तो वो सुबह तक मेरे पास ही थे। तो मैंने उनको जब बोला है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, उन्होंने बोला कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ कई दिनों से, लेकिन बोलने में मुझे डर लगता है क्योंकि आप लोग मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे इसीलिए। तो कहीं न कहीं मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको शादी करना चाहती हूँ, आपका साथ निभाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, आप ये दूसरी तरह से भी बोल सकते थे, लेकिन मेरे साथ गलत करके आप ये अच्छा नहीं किया, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूँगी। तो बोले मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके साथ निभाऊँगी, ये सब मत करिए, मेरा ज़िंदगी का सवाल है, आप प्लीज़ मेरा ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सोचा कि मैं एक अनजान शहर में आई हूँ, कहीं न कहीं कोई मुझे साथ देने के लिए बोल रहे हो, मेरा साथ निभाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने उनके बातों पे विश्वास करके उनको जाने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने प्यार में आ गया, रिलेशनशिप में। फिर वो लड़का आने लगा, जाने लगा, जितना भी खर्चा था वो उसका मैंने उठाया। फिर उसके बाद लगभग उसको मैंने 4,10,000 रुपया मैंने 7-8 महीने में दे दिया उनको। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन आके वो मुझे बोल रहा है कि आपको हम दोनों को शायद आगे बढ़ना चाहिए और कहीं न कहीं मुझे आपको घर लेके जाना है। तो मैंने बोला कि इसका मतलब क्या है? तो बोला कि आप अपना जेंडर चेंज कर लीजिए। तो मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा एक डिसीज़न है, इसको सोचना पड़ेगा आपको और मुझे। तो बोले मैंने सोच समझ के आपको बोल रही हूँ और आप देख लीजिए। तो मैंने बोला इसके खिलाफ तो मुझे डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि मेंटली और मैं फिज़िकली फ़िट हूँ कि नहीं कि इसके लिए। तो बोला आप पूछ लीजिए और पूछ के आप अपना डिसीज़न बता दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं अपना डिसीज़न सोच के बताऊँगी। मेरी एक बहन थी, उसको भी बोला कि थोड़ा-सा समझा दो अपनी बहन को, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसको अपनाना चाहती हूँ। और मेरे बहन ने भी बोला कि अगर ये सब कर लेंगे तो हमारा परिवार नहीं अपनाएँगे और कहीं न कहीं दुनिया भी उसको ठुकरा देगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दुनिया ठुकरा देगी और उसका आपका परिवार नहीं मानेंगे तो हम अपना परिवार दे रहे हैं और कहीं न कहीं उसको दुनिया से
क्या मतलब है, हमसे मतलब है, तो मैं रखूँगी उसको। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, मैं बहन को बताऊँगी, लेकिन वो उसका डिसीज़न है, वो करेगी और उसका फ़ैसला है, वो क्या बोलेगी हम देखते हैं। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया अगले दिन ही, फ़ोन करके उन्होंने बोला आपने डिसीज़न ले लिया? तो मैंने बोला जी। तो वो आ गया मेरे पास, आके बोल रहा है कि क्या डिसीज़न लिया? तो मैंने बोला ठीक है, आई विल डिसाइडेड कि मैं जाऊँगी और मैं अपना ऑपरेशन करा लूँगी। तो बोला ठीक है, गुड। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम होली में ऑपरेशन कराएंगे। मैंने 16 मार्च को 2023 को मैंने ऑपरेशन किया। एक दिल्ली का मेपल केयर हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने अपना कितना खर्चा ऑपरेशन का? 2 लाख मेरा खर्चा हुआ है। फिर उसके बाद जब आ गई हूँ रसारा में फिर से अपने रूम पे, वो मुझे फिर से 1.5 महीने के बाद दबाव डालने लगा कि आप अपना दूसरा वाला ऑपरेशन, जो लास्ट वाला ऑपरेशन है, आप कर लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, अभी मेरे हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, 1.5 महीने हुआ है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हूँ। और उन्होंने बोला कि नहीं, आप एक बार पूछ तो लीजिए। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने बोला कि नहीं हो पाएगी, जब तक 6 महीने और साल भर नहीं हो जाते तब तक आपका दूसरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला ठीक है हम वेट कर लेते हैं। तो उसी मार्च महीने में उन्होंने मेरे को शादी भी किया है। शादी कहाँ हुई थी आपकी शादी? रूम पे हुआ था, उन्होंने मुझे सिंदूर दान किया था। कौन से रूम पे, जहाँ रसड़ा में रहती जी हैं? जी जी जी, वहाँ पे उसका प्रूफ भी मेरे पास है, वीडियो है मेरे पास। शादी आप दोनों ने अकेले ही किया था, तीसरा कोई था? मतलब नहीं होता मित्रता में कोई आता है साथ? एक्चुअली वहाँ पे जब हम लोग का बात चल रही थी तो वहाँ पे कोई नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि दूसरों को क्या मैटर रखता है, दूसरों का क्या मतलब है, तो हम है आप मतलब हैं। थर्ड पर्सन कोई नहीं था? कोई नहीं था। तो जब सिंदूर दे दिया था, फिर उसके बाद मेरी बहन बाहर से आया है, मतलब वो बाहर थी, किसी से बात कर रही थी। फिर उसके बाद बाहर से आया तो बोला कि ये क्या है, सिंदूर लगा के रखी हो? तो मैंने बोला कि तुम्हारे भैया ने मुझे सिंदूर दान किया है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो मेरे बहन को बोलने लगा वो लड़का कि मैंने शादी कर लिया है और कहीं ना कहीं ये मेरा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद वो फिर से हम लोग रिलेशन बनाने लगे, फिर उसके बाद आने जाने रहने लगे। 31 मई को उन्होंने मुझे आके बोला कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी, कहीं ना कहीं मेरे घर परिवार को। शादी होने के बाद कितने दिन तक आपका रिश्ता मतलब सही था? सही था हम लोग का, 31 मई तक सही था। लेकिन 31 मई को वो आके खुद बोल रहे हैं कि मेरे घर परिवार को पता चल गया है और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप क्या सोचा है आगे? तो बोला कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला आज मैं अपने परिवार खो दिया हूँ, पूरा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, पूरा ज़िंदगी मैंने सपोर्ट कर लिया, आपके वजह से मेरा पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया और आप आज बोल रहे हैं कि आपको मेरे साथ नहीं रहना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप आज मुझे रास्ते में छोड़ रहे हैं ना। तो बोले कि आप अपना देख लीजिए, मैं अपनी मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों को पता चल गया, वो बोलो बहुत रो रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि जो मेरे मम्मी पापा है, मेरा मम्मी पापा नहीं है, जो मैंने उन लोगों को हर्ट किया है, जो उन लोगों को खो दिया है, तो क्या मुझे दुख नहीं है? तो बोला आप अपना देख लीजिए, आप मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाए। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा जो पैसा लिया है आप मुझे वापस कर दीजिए। तो बोले क्या प्रूफ है? पैसा आपने कैसे दिया था? कैश दिया था या फिर खाते से दिया था? जी, मैं कैश दिया था। उनको बोला भी था कि आपका अकाउंट है तो बोल दीजिए, मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ हर एक पैसा। तो वो बोले टोटल पैसे अमाउंट कितना था आपका? 4,10,000। कितने पार्टी में दिए थे आपने? मैंने एक बार उनको 50,000 रुपये एक बार एकदम इकट्ठा दिया था क्योंकि उनका नाना का आँख का ऑपरेशन था। मऊ में राहुल हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे आँख का ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि खर्चा चाहिए 50,000 रुपया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दे दीजिए है तो। तो मैंने बोला किस बारे में? तो बोला नाना का ऑपरेशन है आँख का। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। तो दे दिया था इकट्ठा, उस समय मैंने 50,000 रुपये दे दिया था। और इसके बाद जो कॉलेज पे आना जाना खर्चा हो, ये खरीद दो वो खरीद दो, मैंने सब कुछ करके दिया है उसको। मतलब टोटल आपने 4,10,000 उसको पे कर दिए? जी जी जी, एकदम। अभी मामला क्या चल रहा है? आपकी सारी बातों से मुझे मतलब दर्शक भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं। आपने न्याय के लिए क्या गुहार लगाया? एक्चुअली वो लोग मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। अच्छा, लड़के की फैमिली मेंबर? जी जी जी, उसके घर परिवार सब लोग मुझे मारने के लिए साजिश बना रही है। और मैं जब रसारा थाने पे मैंने मदद मांगा तो मदद नहीं मिली। मैं न्यायालय से मदद ले रही हूँ अभी, जो भी मैटर चल रहा है तो न्यायालय में पहुँच गया और न्यायालय से मैटर चल रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि 1 महीना हो गया मेरा FIR हो गया, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो मेरी मदद कुछ नहीं करे। लड़का आप सरेआम घूम रही है, वो पकड़ नहीं रही है, और मुझे पुलिस प्रशासन यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। कहीं ना कहीं आज मेरा लगन भी ख़त्म है और मेरे फाइनेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इस सब में सबको पता है कि कितना ज़रूरी है फाइनेंस का, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पुलिस प्रशासन मुझे जाने नहीं दे रहे। मैं यही मदद चाहती हूँ कि न्यायालय से जल्द उनको पकड़ने के लिए कोशिश करें, उनको पकड़ के। किस प्रकार आप न्याय चाहते हैं? जैसे पैसा भी 4,10,000 रुपये है, आपसे शादी भी कर लिया है, तो क्या वो आपको उनके यहाँ जाना
चाहती हैं कि पैसा लेकर बस मान जाना चाहती है? किस प्रकार को न्याय किस तरह से मतलब आपको दिल को तसल्ली मिले? एक्चुअली मैं पैसा नहीं लूँगी क्योंकि मैं पैसा कमा सकती हूँ। जो भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पैसा, ले मैं पैसा दे रहे हैं वो लोग? जी, जी, बिल्कुल पैसा दे रहे हैं। वो लोग घर पे आके बोल रही थी, किसी-किसी को भेज भेज रही थी। तो मैंने साफ सबको इनकार आप चाहती क्या हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। इंसाफ किस प्रकार का बताइए? रहने बात बात तो ये है कि हाँ, वो लोग अपनाए या ना अपनाए वो उन लोगों का बात है। अगर अपनाएगी तो मैं देखूँगी क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। अगर पुलिस प्रशासन हो, न्यायालय हो, अगर वो लोग अगर मतलब मेरे ऊपर दायित्व लेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। अगर नहीं लेंगे तो मैं उसके साथ लड़ूँगी। मतलब या तो मुझे आपको एक्सेप्ट कर लें या फिर कोर्ट में से आप लड़ेंगे? एक्चुअली मैं ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, उन लोगों का मर्जी है एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि मैं उसके साथ लड़ूंगी। कहीं ना कहीं मैं मुझे सुनने में आई है कि उसने शादी किया है तो वो मुझे तलाक देगी, लेकिन मैं कभी तलाक नहीं दूंगी। धमकी आपको किस प्रकार मिल रहा है फैमिली मेंबर से उनके? और उस फ़ोन से मिली थी एक बार, वो उसके चाचा और एक इंसान वो निखिल था, वो लड़का था, वो लोग बात कर रहे थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद कोई कोई आके मतलब पता नहीं वो लोग शायद भेज रहे होंगे कि उसको समझा दो, नहीं तो वो लोग कोई कोई आके मुझे रूम पे बोल रहे कि पैसा ले लो, नहीं तो वो लोग तुमको मरवा भी सकते हैं, मार डालेगी तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं है। वही बात है, तो मैंने ऐसा कोई कुछ काम किया नहीं है, मैंने किसी से प्यार किया है, भरोसा किया है, तो ऐसे कैसे मरवा देगी। मतलब साफ है कि प्यार में आपके साथ जल्दसाजी हुआ है। जी, 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 बिल्कुल। और क्योंकि मैं अलग देश से हूँ, तो उनको एक मौका भी मिल गया। अभी कहीं न कहीं वो लोग पूरा परिवार मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबका यही साजिश है मुझे बर्बाद करने में, सबका हाथ है, उसका परिवार। जब उनके पापा जब पहले बार मुलाकात हुआ था, बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं पता है और मेरा लड़का है नहीं। अब जब उसका लड़का है ही नहीं, तो आप लोग मुझे क्यों पूरा परिवार, पूरा खानदान मेरे ऊपर क्यों हावी हो रहे हैं? क्यों मेरे को दबाव डाल रहे हैं? क्यों मुझे मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है कि मैं पैसा नहीं लूँगी तो मुझे मार डालेंगे? तुम लोग आके मुझे खुद बोल रही हो, फिर दूसरे को भेज रही हो। कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं निकलूँगी तो मैं मर ना जाऊँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो लोग किसी को, मैंने ये भी सुना है कि जो मेरे पास एविडेंस है, जो मेरे पास प्रूफ़ है, वो लोग मुझे कहीं न कहीं पकड़ के वो ये जो मोबाइल है उसको फेंक देगी। तो इसलिए मैंने इसको बहुत जगह मतलब मेरा जो प्रूफ़ है मैं बहुत जगह भेज दिया हूँ। कहीं न कहीं आज इस दुनिया में मैं नहीं भी रहूँगी तो मेरे खिलाफ लड़ने के लिए भी कोई ना कोई है। यहाँ पर कोई आपके सगे संबंधित और आपके रिलेशन में चाहे रिश्तेदार कोई है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अकेली, यहाँ पर रसड़ा बलिया में कोई नहीं है? कोई नहीं है। और आपके स्टाफ में जो भी आपके साथ कोई डांसर वगैरह होंगे पहले से ऑलरेडी मित्रता में कोई आपके सहयोग में नहीं खड़ा है? एक्चुअली मैं ऐसे सबसे दूर ही रहती हूँ। जैसे होता है ना कि किन्नर समाज होते हैं, उससे मैं दूर रहती हूँ। मैं एक ट्रांस महिला के जैसा जीना चाहती हूँ। मैं जो किन्नर लोग होते हैं, मैं मानती हूँ, मैं अपने आप को किन्नर मानती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँ, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं एक कुछ अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या आपका एजुकेशन क्या है? मैंने बीए कंप्लीट किया है और मैंने 2 साल कंप्यूटर का टैली किया है, 2 साल होटल मैनेजमेंट किया है और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। कैसे इस प्रकार इस दुनिया में आप आ गई, मतलब कि कैसे आपको अच्छा लग रहा था या फिर किसी के बहकावे में चली आई? एक्चुअली किसी के बहकावे में नहीं, मैं मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना था, तो थोड़ा बहुत मुझे फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो मुझे वही उसी के लिए मैं आई थी। मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाके मैं 2-3 साल कमा लूँगी, फिर उसके बाद मैं एक मेकअप आर्टिस्ट का इंस्टीट्यूट खोलूँगी। जो आजकल का जो प्रजन्म है, जो लड़का लोग उठ रही है, लड़की लोग उठ रही है, जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक शिक्षा दूँगी। तो उसी के चक्कर में मेरा जितना भी कमाया था वो लड़का के ऊपर मैंने खर्चा कर दिया, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि पैसा तो हम दोनों भी एक साथ रह के भी कमा सकते हैं। अभी उसका ज़रूरत है तो मैं उसको ज़रूरतमंद पूरा कर रही हूँ, बस वही। इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है कि किसी ने मुझे बहुत प्रेम पूर्वक प्यार में एक जलसाजी का ठगी का शिकार हमको किया, कहीं ना कहीं हमको दिल तोड़ने का काम किया, तो आपके दिल पे क्या गुजर रहे होंगे? कहीं ना कहीं हम भी इंसान समझ सकते हैं। तो क्या आपको इस दिन का इंतजार था कि ऐसा भी दिन मुझे देखने को मिलेगा? जी, बिल्कुल भी नहीं था। कोई ये सोच के नहीं आगे नहीं बढ़ता है। मैंने भी भरोसा किया है प्यार में, तो मुझे नहीं पता था कि लड़का ऐसा निकल के आएगी और मुझे अभी ऐसा हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है तो मुझे मर जाना चाहिए। मैंने बहुत बार कोशिश भी किया मैं एक सुसाइड कर लूँ, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है जीने का। जिसके लिए मैंने ये सब किया है, वही आज मेरे साथ नहीं है। कहीं न कहीं आज और एक ट्रांस लेडीज़ जो बिहार में लड़ रही है अपने पति के साथ, कहीं न कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा है उनका पति का, लेकिन मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है। पूरा दुनिया कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेले लड़ रही हूँ, कहीं न कहीं मैं जहाँ जा रही हूँ अकेले जा रही हूँ। जो भी मैं पुलिस प्रशासन का मदद हो या न्यायालय का मदद, मैं सब कुछ अकेले दो डर के मैं कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी डर है कि हाँ, मैं मर भी सकती हूँ कहीं न कहीं। मतलब आपको डर भी बना रहता है? जी, बिल्कुल। अपने आप से डर रहता है कि उन लोगों से डर रहता है? उन लोगों से। उन लोगों से डर रहता है। बिल्कुल, क्योंकि
क्योंकि बहुत धमकी मिली है और मेरे पास प्रूफ है और उन लोगों ने पैसा ऑफर किया है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। मैं सब कुछ पुलिस प्रशासन को हो या न्यायालय को हो मैं दे दूंगी और ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ दे भी दिया है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी जहाँ पर आप हैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया की सरताज धरती है और बहुत पवित्र धरती पे खड़ी हैं आप, जो कि रसड़ा की नाथ नगरी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं अपने उत्तर प्रदेश के, तो क्या एक गुहार लगाएंगे आदित्यनाथ सीएम योगी जी से के मतलब न्याय के लिए? मैं हर एक इंसान को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में अकेले हूँ और हर एक प्रशासन हो, सीएम हो, डीएम हो, जितने भी मतलब बड़े बड़े नेता लोग हैं, प्लीज़ मेरे खिलाफ जो हो रही है, आप लोग एक बार मेरे जो केस है उसको देखिए। और मैं पूरी जनता को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जितना हो सके उतना शेयर करिए। कहीं ना कहीं आज मेरे साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं और दूसरों के साथ भी हो रहे हैं। मैं पूरे जनता को बोलना चाहती हूँ, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ अपने खिलाफ आवाज़ उठाइए। कहीं ना कहीं आप लोग सच्चाई के साथ लड़ेंगे ना, कहीं ना कहीं आपको जीत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि इनके साथ जो भी आपत्तियां बीती हुई हैं अपने इन्होंने बयान किया हमारे कैमरे के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इन्हें न्याय मिलना चाहिए और मामला ये न्यायालय में है। कानून व्यवस्था और न्यायालय को, जज को देखना है कि क्या कुछ इनके साथ न्याय मिल सकता है। तो मैं भी निवेदन करूंगा आदित्यनाथ योगी सीएम जी से कि इस प्रकार का तमाम मामले हैं तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।